स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्टोरल ट्रस्ट के बारे में। क्यों बात करेंगे इलेक्टोरल ट्रस्ट के बारे में? क्योंकि एक आयाम है जिसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग यानी चंदा मिलता है। चलिए ये डिस्कस करते हैं कि आज हम इलेक्टोरल ट्रस्ट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। अगर आप ये कंटेक्स्ट देखें तो आप समझेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर के इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू कंट्रीब्यूशन को पब्लिक किया है और इस रिपोर्ट में यह पता चला है कि टोटल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, इनको लास्ट ईयर 3,811 करोड़ रुपीस चंदा मिला। यह सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग क्या है अब मैं आपको बताता हूं। आउट ऑफ द टोटल फंडिंग 55% ऑफ द मनी यानी 2107 करोड़ रुपए जो पॉलिटिकल पार्टीज को इस साल मिले हैं, ये आए हैं बस 7 बड़े कॉरपोरेट घरानों से, जिनका लोगो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्टोरल ट्रस्ट आखिरकार होते क्या हैं। क्या इन इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू मेरे और आपके जैसे इंडिविजुअल लोग क्या पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे सकते हैं, और ये इलेक्टोरल ट्रस्ट बाकी अलग आयाम जो पॉलिटिकल फंडिंग के लिए यूज होता है उनसे कैसे अलग है, इसके बारे में भी आज डीपली डिस्कस करेंगे। और वीडियो एंड होने से पहले एक बड़ा सरप्राइज, किस पॉलिटिकल पार्टी को इंडिया में सबसे ज्यादा फंडिंग मिलती है और क्यों मिलती है, वो भी चर्चा करेंगे। इन नोट्स को जो मैं इन क्लासेस में यूज करता हूं, इनको डाउनलोड करने के लिए आप जा सकते हैं एक पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है ATS लाइव। इस टेलीग्राम चैनल पे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर फ्यूचर अपडेट्स एंड नोट्स। चलिए सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट होते क्या हैं। ये इलेक्टोरल ट्रस्ट इंडिया में एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेटअप किया जाता है। ये इलेक्टोरल फंड्स दे एक्ट एज इंटरमीडियरीज यानी बिचौलिए। ये इंटरमीडियरीज हैं जिनके थ्रू डोनर्स, जो या तो कॉर्पोरेट एंटिटीज हो सकते हैं या हमारे और आपके जैसे इंडिविजुअल हो सकते हैं, हम डायरेक्ट पॉलिटिकल फंडिंग करने के बजाय ट्रस्ट का रूट ले सकते हैं, राइट। तो ये जो ट्रस्ट होते हैं ये बिचौलिए होते हैं बिटवीन डोनर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, और इनको सेटअप करने का इंटेंशन होता है कि जो डोनेशन इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू होता है ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है और ये रेगुलेटेड होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसीलिए जो इलेक्टोरल ट्रस्ट होता है ये इंडिया के पॉलिटिकल फंडिंग की अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही इंश्योर करता है। तो यही रीजन है इलेक्टोरल ट्रस्ट को इंडिया में सेटअप करने का। अब कुछ फीचर समझते हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट को। इलेक्टोरल ट्रस्ट को फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 2013 में बाय मेकिंग अमेंडमेंट्स इनटू इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। तो इन इलेक्टोरल ट्रस्ट के कुछ फीचर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग मिलती है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना होगा कि जो इलेक्टोरल ट्रस्ट होते हैं ये डायरेक्ट कैश में डोनेशन नहीं लेते हैं। इनको डोनेशन देने का एकलौता तरीका है दैट इज थ्रू फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स। और इन ट्रस्ट का जो टोटल कॉर्पस होता है, जो टोटल मनी इन ट्रस्ट के पास होता है, इसमें से एटलीस्ट 95% ऑफ द फंड्स इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाना चाहिए टू द पॉलिटिकल पार्टी विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। तो आपको यह समझना पड़ेगा ये ट्रस्ट मैक्सिमम ऑफ 5% ऑफ द टोटल फंड्स को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं और मिनिमम 95% ऑफ द फंड इनको पॉलिटिकल पार्टीज को देना ही पड़ता है विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर। और ये ट्रस्ट जो होते हैं इनको अपना डेटा पब्लिक करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये सीक्रेटली डेटा को स्टोर और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ओके, अब आपको यह समझना चाहिए कि कौन एलिजिबल है इन ट्रस्ट को पैसे देने के लिए। एक इंडिविजुअल जो इंडियन सिटीजन है लाइक यू एंड आई, हम एलिजिबल हैं। खास तौर पे यही नहीं, बाकी इंडियन रजिस्टर्ड कंपनीज भी एलिजिबल हैं। एक फर्म जो कि इंडियन रेसिडेंट फर्म है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो इंडियन रेसिडेंट हैं, ये सारे एलिजिबल हैं इन ट्रस्ट को फंड करने के लिए। कौन एलिजिबल नहीं है? जैसे कि फॉरेन सिटीजन एलिजिबल नहीं है, फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में सेटअप नहीं हुई हैं ये एलिजिबल नहीं है इन ट्रस्ट को फंड करने में। और ये ट्रस्ट जो पैसे इकट्ठा करती है ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को ही दिया जा सकता है, जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। खाली इन्हीं पार्टी को ये इलेक्टोरल ट्रस्ट फंड कर सकते हैं। अब समझते हैं कि
फंडिंग के और पॉलिटिकल फंडिंग के इंडिया में क्या अलग अलग आयाम है। इंडिया का जो पॉलिटिकल फंडिंग है वो रेगुलेट होता है आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, जो इसका सुपरविजन की अथॉरिटी देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और जो इसका रेगुलेटरी गैप है वो फिल होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये बोलता है कि जो एनुअल कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल पार्टीज को, एनी कंट्रीब्यूशन अबव 20,000 रुपीज, इनको मैंडेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा टू हुम, टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। तो ये रेगुलेशंस हैं जो आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से, क्योंकि आर्टिकल 324 रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देता है पर इसके डिटेल में नहीं जाता है। अब आपको यह समझना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्टोरल ट्रस्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अमेंड करके। तो इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 13A है वो ये बताता है पॉलिटिकल पार्टीज की जो भी इनकम होती है दे आर 100% एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, पर ये किन्हीं कंडीशन में ही एग्जेम्पशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल पार्टीज को प्रॉपर बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, कहां से पैसे आ रहे हैं कहां जा रहे हैं। कोई भी डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है इन फॉर्म ऑफ कैश जो 20,000 से ज्यादा है, उनको पॉलिटिकल पार्टी को डिस्क्लोज करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। साथ साथ आईटी रिटर्न जो पॉलिटिकल पार्टीज फिल करती हैं, मेरे और आपके जैसे, उनको भी टाइमली फिल करना चाहिए। और इन्हीं कंडीशन पे पॉलिटिकल पार्टीज की जो इनकम है वो 100% एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स। और यही रीजन है इनका पॉलिटिकल पार्टीज डिस्पाइट अर्निंग थाउजेंड ऑफ करोड़ कोई भी इनकम टैक्स नहीं देती है। और इनके कुछ और क्राइटेरिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिटिकल पार्टीज एनोनिमस डोनेशंस ले सकते हैं, पर मैक्सिमम एनोनिमस डोनेशन जो ले सकते हैं वो 20,000 रुपीज ले सकते हैं पर डोनर। यही नहीं, एग्रीगेट एनोनिमस डोनेशंस जो हैं वो पार्टी के टोटल इनकम से 20% या 20 करोड़ रुपीस से ज्यादा नहीं हो सकते, दोनों में से जो छोटा अमाउंट है। इनको इसीलिए लाया गया है ताकि पॉलिटिकल पार्टीज जो कैप है 20,000 रुपए का, उसको एक्सप्लॉइट ना करके छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस दिखा के एनोनिमस डोनेशन ना ले सके, राइट। तो बड़े डोनेशन के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के पास दो ऑप्शन होते थे। पहला होता था इलेक्टोरल बॉन्ड और दूसरा होता था इलेक्टोरल ट्रस्ट। और जो रेस्ट्रिक्शंस थे ऑन कॉर्पोरेट एंटिटीज उनको डाइल्यूट किया गया इन फाइनेंस एक्ट 2017। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में कोई भी कंपनी है या तो प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकती है। पहले इन कंपनीज पे एक अपर लिमिट हो रहा था कि वो बियॉन्ड सर्टेन अमाउंट डोनेट नहीं कर सकते थे, अब वो लिमिट भी हटा दिया गया है। यही नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशन दे रही है कॉर्पोरेट एंटिटीज, पहले इनको उसके डिटेल देने चाहिए थे अपने अकाउंट्स में, अब वो भी कंडीशन रिमूव कर दी गई है। तो कंपनीज की तरफ से जिन भी पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग मिल रही है उसका अकाउंट कंपनीज मेंटेन नहीं कर सकती है। और इन सारे मेजर्स के बाद ये देखा गया कि जो ओपेसिटी है वो बढ़ गई ट्रांजैक्शंस में और ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता वो कम हो गई। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बड़े डोनेशंस के लिए पॉलिटिकल पार्टीज पे दो ऑप्शंस होते थे, एक होता है इलेक्टोरल ट्रस्ट और दूसरा था इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी एक सरकारी बैंक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीदती थी और उनको अनोनिमसली पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर देती थी। और पॉलिटिकल पार्टीज को यह नहीं पता होता था इन देयर अकाउंट्स ऑब्वियसली कि वो किस कंपनी के थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड आया है। अब इन्होंने एनोनिमस डोनेशंस को तो प्रमोट किया, पर साथ ही साथ 2024 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके इलेक्टोरल बॉन्ड्स का रास्ता पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बंद कर दिया। और इसके वजह से जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है ये ज्यादा पॉपुलर हो गए फॉर बिग कॉर्पोरेट फंडिंग्स। अब आपको यह समझना पड़ेगा इलेक्टोरल ट्रस्ट्स डायरेक्ट डोनेशन या इलेक्टोरल बॉन्ड से कैसे डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, डोनर की जो आइडेंटिटी होती है डायरेक्ट डोनेशन में ओनली पार्शियली डिस्क्लोज होती है इफ दैट डोनेशन इज मोर देन 20,000 रुपीज। वहीं जो डोनर की आइडेंटिटी है वो कंप्लीटली हिडन होती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में और ये फुल्ली डिस्क्लोज्ड होती है इलेक्टोरल ट्रस्ट में। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी बाकी दोनों मेजर्स के मुकाबले काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। कैश डोनेशन डायरेक्ट डोनेशंस में अलाउड होते हैं पर इनका कैप है 20,000 रुपीज से ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं। वहीं कैश डोनेशंस इलेक्टोरल बॉन्ड्स और इलेक्टोरल ट्रस्ट में बंद हैं। वहीं बात करें ऑडिट ट्रेल की तो ये मॉडरेट है कैश डोनेशंस में, काफी वीक था इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्योंकि एनोनिमस डोनेशंस होते थे, और ये काफी स्ट्रांग होता है इलेक्टोरल ट्रस्ट के में।
आखिर में ट्रांसपेरेंसी की बात की जाए तो जो सबसे ट्रांसपेरेंट मेजर है इलेक्टोरल फंडिंग का वो है इलेक्टोरल ट्रस्ट। तो इन्हीं कारण वजहों से इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है बड़े फंडिंग के लिए काफी पॉपुलर हुआ है। काफी पॉपुलर है क्योंकि जो कैप्स होते थे कंपनीज पे वो रिमूव कर दिए गए और जो डिस्क्लोजर मैंडेटरी कर दिया गया ताकि आपके और मेरे जैसे लोगों को मीडिया के थ्रू ये पता लगता रहे कि कौन सी कंपनी किस पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा पैसे दे रही है। और इससे मेरे दिमाग में आता है जो आपको मैं सरप्राइज देने वाला था। ये न्यूज क्लिपिंग को पढ़िए तो आपको पता चलेगा जो बीजेपी है विच इज द रूलिंग पार्टी इन इंडिया इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स, उसको इस साल टोटल 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पॉलिटिकल डोनेशन मिला है। अब ये सोच के आप सोच रहे होंगे कि किस वजह से बीजेपी को सबसे ज्यादा पॉलिटिकल फंडिंग मिल रही है एज अगेंस्ट ऑपोजिशन पार्टीज। ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है और इसको हम अच्छे से समझते हैं। पहला रीजन है बीजेपी को ज्यादा फंडिंग मिलने का, वो है उनका इलेक्टोरल डोमिनेंस। अब रिपीटेडली का आखिरी 3 लोकसभा इलेक्शन से रिसेंटली हुए स्टेट लेवल इलेक्शंस में हमने देखा बीजेपी विक्टोरियस थी और इस विक्ट्री के बाद कॉर्पोरेट कंपनीज के दिमाग में आता है कि अगर हम बीजेपी को चंदा देते हैं तो वो पॉलिटिकल ड्यूरेबिलिटी बताता है और हमारा जो रिस्क है, आप कोई भी पैसे देते हैं, कोई भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आप रिस्क ध्यान में रख के करते हैं। कोई भी पैसे तभी इन्वेस्ट करते हैं जब रिस्क कम हो। तो अगर आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो जाहिर सी बात है फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू वो डोनेशन रिस्की नहीं है और यही रीजन है बीजेपी को ज्यादा डोनेशन देने का। अब अगर आप एक कॉर्पोरेट एंटिटी होंगे, आपके पास ऑप्शन होगा बीजेपी या कोई ऑपोजिशन रूल्ड पार्टी, तो आप किसको डोनेट करेंगे? जाहिर सी बात है बीजेपी को डोनेट करेंगे क्योंकि वो लेस रिस्की ऑप्शन है। और ज्यादा रिस्की ऑप्शन क्यों है ऑपोजिशन को डोनेट करना? क्योंकि ऑपोजिशन जो है अभी ऑर्गेनाइजेशन वाइज काफी फ्रैगमेंटेड है एज कंपेयर टू बीजेपी। यही नहीं, जो प्रेजेंस है ऑपोजिशन पार्टीज का अक्रॉस द कंट्री वो काफी इनकंसिस्टेंट है। आप यूपी में देखिए तो कांग्रेस का डोमिनेंट प्रेजेंस नहीं है, डोमिनेंट प्रेजेंस है बीजेपी का, और जो रूलिंग ऑपोजिशन पार्टी है यूपी में वो एक रीजनल पार्टी है, समाजवादी पार्टी। सिमिलरली आप वेस्ट बंगाल जाएं, वहां पे भी जो 2 प्राइमरी एक्टर हैं वहां कांग्रेस नहीं है, वहां है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी। ऐसे ही करके आप अक्रॉस द कंट्री देखें तो जो प्राइमरी ऑपोजिशन पार्टी है इंडिया की कांग्रेस, उसका प्रेजेंस काफी इनकंसिस्टेंट है एज कंपेयर टू रीजनल पार्टीज। फॉरगेट अबाउट बीजेपी, राइट? और जो लीडरशिप है और क्रेडिबिलिटी गैप्स है बिकॉज ऑफ दी नॉट सो फिक्स्ड, और जो नेपोटिज्म प्रमोट होता है रीजनल पार्टीज में और ऑपोजिशन पार्टीज में, ये उनकी क्रेडिबिलिटी इफेक्ट करता है। तो अगर आप कॉर्पोरेट एंटिटी होते तो जाहिर सी बात है आप उन एंटिटीज में इन्वेस्ट करते जो आप एक्सपेक्ट करेंगे फ्यूचर में इलेक्शंस जीते। और अगर आप ऑपोजिशन पार्टीज को इन्वेस्ट करते हैं, उनमें पैसे लगाते हैं थ्रू इलेक्टोरल ट्रस्ट, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं देगा। तो ये प्राइमरी रीजन है बीजेपी फंडिंग ज्यादा क्यों मिलती है एज कंपेयर टू ऑपोजिशन पार्टीज। दूसरा रीजन है एक रूलिंग पार्टी को फंड करने का, वो पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट एंटिटीज को देता है एक्सेस टू पावर। अब आपको समझना पड़ेगा इंडियन जो इकोनॉमी है वो काफी रेगुलेटरी हेवी इकोनॉमी है, तो इसके लिए पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ साथ रूलिंग पार्टी से आपके कैसे इक्वेशन है वो काफी मैटर करते हैं। तो कोई भी बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटी है लाइक टाटा ग्रुप, वो चाहेगी कि उसका इक्वेशन बीजेपी जैसी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी से काफी स्मूथ रहे, और वो ज्यादातर जो पार्टी को फंड करते हैं वो उनके आइडियोलॉजी बेस नहीं करते हैं, वो उनके इकोनॉमिक आउटलुक पे करते हैं, रिस्क मैनेजिंग परसेप्शन पे इन्वेस्ट करते हैं। और जो कैप्स रिड्यूस कर दिए गए उन कॉर्पोरेट एंटिटीज, यहां तक कि लॉस मेकिंग कंपनीज भी अब चंदा दे सकती है, इसीलिए अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर दी है कॉर्पोरेट कंपनीज, राइट? तो ये सम रीजन है क्यों बीजेपी को ज्यादा फंडिंग मिलती है, किन वजहों से ज्यादा फंडिंग मिलती है, और ऑपोजिशन को उस लेवल की फंडिंग क्यों नहीं मिल पाती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यूपीएससी के लेवल पे क्रिएट किया है, वो सॉल्व करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। राइट नाउ अब क्रिसमस का एटमॉस्फेयर आ गया है, तो हम प्रोसेस में है नए बैच में एडमिशन्स लेने के लिए, जो बस 26 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। इन बैचेस में एडमिशन लेने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स याद में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 23 to 27 हम चला रहे हैं सेल on all the courses of UPSC, on all the UPSC courses of study IQ, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में हो, और इन पे आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट।
यही नहीं, अगर आप 25 दिसंबर को एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलेगा एश्योर्ड गिफ्ट्स। वो हो सकता है आईफोन हो, आईपैड हो, या फिर कोई ईयरफोन्स हो, स्मार्ट वॉचेस हो, ये सारे गिफ्ट्स इनमें से एक आपको मिल सकता है इफ़ यू टेक एडमिशन ऑन 25 दिसंबर। इनमें एडमिशन लेने के लिए अगर आप ATS लाइव कोड यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट्स ऑन ऑल द कोर्सेज। ये बैचेस सेपरेटली अवेलेबल है 2027 के लिए और 2028 के लिए, तो एडमिशन लेना ना भूलें। और प्लीज ध्यान रखें, इफ यू हैव टू थ्राइव यू हैव टू अप्लाई द कोड ATS लाइव। अब ये सेशन एंड करने से पहले ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ध्यान में रखिए। विथ रेफरेंस टू इलेक्टोरल ट्रस्ट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई डाउट्स हो इसको लेके या ये नोट्स डाउनलोड करना हो तो आप जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे ATS लाइव, और अगर टेलीग्राम चैनल ना मिले तो ये QR कोड स्कैन करें, फिर तो जरूर मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज हैव अ वेरी गुड डे एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।